हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। क्या होता है भाई सर, हम देख रहे थे भाई लेक्चर नंबर 7 के अंदर। उससे पहले मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था। सबसे पहले अपन ने ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों को सेपरेटली पढ़ा। उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा था, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के भांति कार्य करते थे। तो अपन ने एग्जाम्पल में क्या क्या लिख लिया था सर, एक तो HNO2 लिख दिया था जो नाइट्रोजन का यौगिक है, एक SO2 लिख दिया था सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फर का यौगिक है, और एक H2O2 लिख दिया था भाई। ठीक है, अपने ये 3 यौगिक के नाम पढ़े थे। इनमें आने वाले तत्व ऑक्सीकारक भी बतलाएंगे और अपचायक पदार्थ भी बतलाएंगे। दोनों के भांति कार्य कर रहे थे। क्यों कारण था, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिल रही थी। एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम और एक मिड की मध्यस्थ। ठीक है, जैसे अपन ने नाइट्रोजन के यौगिक पढ़े थे जिसमें पहला NH3 पढ़ा, दूसरा HNO2 पढ़ा, तीसरा HNO3 पढ़ा। इसमें NH3 में आपको -1 देखने के लिए मिली, HNO2 में +3 देखने के लिए मिली, HNO3 में +5 देखने के लिए मिली। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वाली जो होती है वो तो अपचायक की भांति कार्य करती है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन अंक बढ़ता है। ठीक है, और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन अंक बढ़ता है तो क्या होता है सर, माथे पे संयोजकता बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे नेगेटिव वाली क्या होगी सर, अपचायक की भांति कार्य करेगी, मतलब सबसे मिनिमम वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें और अपचायक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, इंक्रीज होता था। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज़ है और संयोजकता अलग चीज़ है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट मत करना भाई। ठीक है, फिर HNO2 में पढ़ा आपने +3 आई थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन अंक +3 आया था। ठीक है, संयोजकता को रिलेट मत करना, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है सर, HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर जो था नाइट्रोजन का +3 आया और HNO3 में +5 आया था। तो +3 वाला क्या था, मध्यस्थ था भाई। ठीक है, HNO3 व NH3 के मध्यस्थ था। पूरा आपको लिखा के आ चुका हूँ, पेज पलट लेना भाई, देख लेना। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की मध्यस्थ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के भांति, मतलब अपचायक भी और ऑक्सीकारक भी दोनों के भांति कार्य करेगी सर। ऑक्सीडेशन अंक बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है। HNO3 में नाइट्रोजन पर ऑक्सीकरण अंक कितना आया था सर, +5 आया था। तो ये हाई है, तो हाई संयोजकता किसकी होती थी, ऑक्सीकरण की होती थी। तो ये ऑक्सीकारक के भांति कार्य करता था और ऑक्सीकारक में ऑक्सीडेशन अंक क्या होता था, डिक्रीज होता था। ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ गए थे जिसका नाम था ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते थे। फिर हमने अपनी शुद्ध भाषा के अनुसार हमने बोला था किसी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेशों को ही ऑक्सीकरण, मतलब किसी पदार्थ के ऊपर जो प्लस या माइनस के रूप में जो आयन उपस्थित होंगे उन्हें आप ऑक्सीकरण अंक बोल दोगे। और अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे सर, किसी पदार्थ के माथे पर उपस्थित, उसके माथे को देख लेना, क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है वही उसका ऑक्सीकरण अंक है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है सर, जैसे मैंने सोडियम लिखा था तो इसके माथे पे कुछ भी नहीं है तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीशियम के माथे पे 2+ है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका, +2 हो गया। NaCl के माथे पे कुछ भी नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। क्लोरीन के माथे पर माइनस लग रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। फिर ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हमने एक हेडिंग डाली, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, मतलब ऑक्सीकरण अंकों को किन किन तरीकों से, किन किन नियमों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। उसमें पहला नियम आता है संरचना पर आधारित नियम। क्या है सर, संरचना पर आधारित नियम। तो हमने बोला था इस संरचना पर आधारित नियम को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखिए भाई, संरचना पर आधारित नियम के अंदर पहला पॉइंट है, लिखिए, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों या यौगिकों का ऑक्सीडेशन नंबर 0
क्या सर? शून्य बटे सन्नाटा होता है। क्या होता है सर? शून्य बटे सन्नाटा होता है मुक्त अवस्था में। सर ये मुक्त अवस्था कौन सी है, हमें आप ये बताओ पहले। तो बेटा नाराज मत हो, अभी देखना आगे सब क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट पर ध्यान देना, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों, कोई भी एक एलिमेंट हो या उनसे बना हुआ पूरा कंपाउंड हो। ये देखो, इसे अपन कंपाउंड बोलते हैं जिसमें एक से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं। ठीक है सर। यौगिकों का ऑक्सीडेशन अंक 0 या 0 होता है। अब कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया H2SO4, तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं फ्लोरीन F2। ठीक है, मुझे इन तीनों के ऑक्सीडेशन अंक बोलना है। ऑक्सीडेशन अंक, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए निम्न, पहला सोडियम लिया, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जिसे H2SO4 होता है, तीसरा फ्लोरीन लिया। अब मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था मतलब इन्होंने किसी से भी अन्यथा बॉन्डिंग नहीं कर रखी, मतलब जिनके माथे पे कुछ भी नहीं दिख रहा हो वह आपका मुक्त अवस्था कहलाएगी सर। हाँ सर, अब क्लियर है तो भाई। ठीक है, जिनके माथे पे कुछ भी नहीं है मतलब ये मुक्त है, किसी से भी बंधित नहीं है, किसी से भी इन्होंने रिलेशन नहीं बता रखा, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन अंक, वही अपनी डेफिनेशन लगा दो भाई। पदार्थ के माथे पर उपस्थित आवेश, पदार्थ के माथे पर तो सर कोई सा भी आवेश नहीं है, तो कोई सा भी आवेश नहीं है तो 0 0 0, तीनों क्या हो गए भाई? शून्य बटे सन्नाटा हो गए। पहला नियम का पॉइंट कहता है अपन से ये बात। अब देखते हैं भाई सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ भाई। अध्रुवीय सहसंयोजक अणु में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीडेशन अंक 0 होता है। अध्रुवीय सहसंयोजक अणु में, सर ये अध्रुवीय सहसंयोजक क्या चीज़ है, ये क्या बला है? अध्रुवीय सहसंयोजक अणु सर क्या बला है जिससे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया? तो बेटा घबराते क्यों हो, देखो ना एग्जाम्पल, O2 F2 N2 Cl2 ETC में O2 F2 N2 Cl2 ETC में क्या होता है सर, बताइए ना? या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये तो आपके मुक्त अवस्था वाले जैसे दिख रहे हैं, माथे पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर है, इन्हें बोलते हो आप अध्रुवीय सहसंयोजक अणु। सर ये अध्रुवीय सहसंयोजक अणु क्या चीज़ है? बेटा मैं अब आपको बता दूं, जैसे समझना भाई। ठीक है, ये एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, समझाने के तौर पर लिखा जा रही है भाई ये चीज़ें। ठीक है, एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, और दूसरा पार्ट आप ले लो, एक ए एलिमेंट है और दूसरा भी ए एलिमेंट है। ठीक है सर, पक्की बात। अब देखो भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात है सर। दोनों को अपन ने बता दिया, समझाने के तौर पर है भाई। अब एक प्रजाति अलग है, बी प्रजाति अलग है, बिल्कुल सही है ना सर। अंग्रेजी में ए को अलग पढ़ते हो, ए फॉर एप्पल होता है सर, बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बॉय होता है सर, तो दोनों को आप अलग अलग पढ़ते हो। ठीक है, अब आप यूँ बताओ, अगर मान लो मैं इसकी एक ही पावर ज़्यादा, जैसे अपन बोलते थे ना विद्युत ऋणता आते ही क्या लगा देते थे अपन, फ़ोन लगाते थे। ठीक है,
और क्रम क्या होता था, सबसे ज़्यादा F की होती थी, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की होती थी, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की होती थी। इसी प्रकार से मैं मान लूँ A B, ठीक है, दो परमाणु हैं, इनकी विद्युत ऋणता A की ज़्यादा है भाई। किसकी ज़्यादा है? A की ज़्यादा है विद्युत ऋणता किससे? B से। तो A ने और B ने आपस में एक बंध का निर्माण किया। A और B ने आपस में एक बंध का निर्माण कर रखा है और A की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को A आकर्षित करेगा या B आकर्षित करेगा? सर आपने हमें बताया था विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की पावर। तो A की ज़्यादा है तो A क्या कर लेगा सर? B के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगा। पक्की बात है सर कि क्या कर लेगा A? B के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगा। पक्की बात। अगर B के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ही है और A के पास तो एक पहले से पड़ा है, तो अभी आप ये मत देखो किसके पास कितना है। मान लो B के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और A की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो A ने क्या करा? B के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, ये देखो तीर का निशान, एरो का निशान मैंने बता दिया। A ने क्या करा? B के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलते हो? ऋणावेश होता है। पक्की बात है सर। A ने B के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर आकर्षित कर लिया, जिससे कितने इलेक्ट्रॉन था B के पास? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा आवेश बना दिया इसने? -1। और B के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कौन सा आवेश बना दिया इसने? प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। इस ही प्रकार से इनके माथे पे आवेशों का निर्माण होता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। लेने वाला माइनस होता है, देने वाला प्लस होता है। जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट देता है उसको पर उतनी संख्या के अनुसार आवेश लग जाता है। ए के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी प्रकार अब देख लूँ मैं यहाँ पर इसको बेस आधार मानते हुए मैं O2 का देखूँ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों एक जैसे हैं भाई। क्या है सर? अब ये A और ये A, अब देखो भाई ये नीचे वाला भी समझ लो, A भी एक प्रजाति, ये इसकी सेम टू सेम एक प्रजाति, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, और A की विद्युत ऋणता ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है ना इस A की विद्युत ऋणता ज़्यादा या फिर इस A की विद्युत ऋणता ज़्यादा, दोनों एक प्रजाति के हैं, तो दोनों की विद्युत ऋणता बराबर होगी या डिफरेंस में होगी, अलग अलग होगी? सर दोनों एक जैसे हैं तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, कॉमन सी बात है, दोनों की विद्युत ऋणता बराबर। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा क्या दोनों में? सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा लोग? सर दोनों की विद्युत ऋणता बराबर, ना इसकी पावर ज़्यादा ना इसकी पावर ज़्यादा, दोनों की पावर इक्वल है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा या ना फिर ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा सर? इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए क्या बोल देंगे अपन? 0। इसी प्रकार से ऑक्सीजन दोनों अणु, दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे की प्रजाति के, तो ना ही इलेक्ट्रॉनों का साझा इनमें नहीं होगा, तो इनके ऊपर प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया सर? 0 हो गया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अध्रुवीय सहसंयोजक अणु मतलब O2, F2, N2, Cl2 जो अणुओं के रूप में आपको दिखेंगे, उनका डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे सर? 0 आप लिख दोगे। ठीक है सर, क्लियर करते हुए चलना हर बेसिक। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ध्रुवीय सहसंयोजक अणु A बॉन्ड B, वही बात आ गई। ध्रुवीय सहसंयोजक अणु मान लिया A और B, ठीक है। अब क्या हुआ सर? बताइए ना इसमें क्या हुआ। मान लो इसमें मैं डेल्टा पॉजिटिव लगा देता हूँ और B पे डेल्टा नेगेटिव लगा देता हूँ। इससे आप क्या समझे? डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव है। इसका मतलब A के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? A के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि
जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता है, इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर क्या है सर, एक तो इलेक्ट्रॉन प्लस कब बनाता है, जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। तो ए और बी, अगर ए इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है मतलब बी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इसका मतलब बी की विद्युत ऋणता क्या है सर, ए से ज़्यादा है। इसी वजह से बी ने ए के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया और ए ने पॉजिटिव बना लिया, बी ने नेगेटिव बना लिया। में ए का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है सर, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा प्लस है तो कितना, मान लो +1। समझाने के तौर पर पॉइंट ऐसा नहीं है फिक्स सर ए बी है, ए बी की जगह तो Cl2 हो सकता है, HCl हो सकता है, NO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1 आ गया, ठीक है। तथा बी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सर, बी ने एक इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो लेने वाला हमेशा माइनस बनाता है, तो -1 होता है। आगे ही भाई बात समझने में, जो मैं भी आपको पहले समझा के आया हूँ उसको अपन ने शब्दों में लिख लिया। 4th पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिकों, उपसहसंयोजक यौगिकों, मान लो ए बी, आप जानते हो ये जो बॉन्ड होता है ना सिंगल, ये तो सहसंयोजक बॉन्ड होता है। देखो दो बंध की आपको प्रकृति बताता हूँ, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे भाई, रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं यही बता देता हूँ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये किस प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं सर, सिंगल हो गए, डबल हो गए या ट्रिपल बॉन्ड हो गए। सब इतना तो पढ़ के आए भाई, 10th क्लास में आ जाता है, 8वें चैप्टर में कार्बनिक यौगिक में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और दूसरी प्रकृति होती है तीर वाले बंध। कैसे बंध होते हैं, ये तीर वाला, ये तीर मत समझ लेना, एक बंध ऐसा भी होता है, ये तीर वाला बंध होता है, ठीक है सर। मतलब इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको नीचे आने वाले यौगिकों में सब क्लियर हो जाएगा। एक बंध ऐसा भी होता है जो बंध बन के इसके आगे क्या लग जाता है सर, तीर लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, उप सह संयोजक प्रकृति का बंध होता है ये वाला। और ये सिंगल, डबल और ट्रिपल क्या होते हैं सर, सह संयोजक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये जो तीर वाला बंध होता है वो उपसह संयोजक प्रकृति का होता है, भूलना मत भाई। तो क्या पॉइंट है अपना, उपसह संयोजक यौगिकों, ए बी नामक एक यौगिक मान लिया अपन ने, उपसह संयोजक मतलब इनके मध्य बंध कौन सा है सर, तीर वाला है, में अथवा A2A में दाता का ऑक्सीडेशन नंबर +2 तथा ग्राही का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। देखो भाई बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हल्का फुल्का सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। उपसहसंयोजक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनके मध्य आपके पास उपसहसंयोजक यौगिक मतलब उपसहसंयोजक बंध वाला प्रकृति का एक बंध है आपके पास। जैसे ए और बी एक यौगिक है जिसके बीच में कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक प्रकृति का बंध है। में अथवा या सेम परमाणु भी हो सकते हैं, A2A मान लो, B2B मान लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको सिंपल लैंग्वेज में, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन, अभी तो आप देख रहे थे एक एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था, एक परमाणु या एक तत्व एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो दूसरा तत्व दूसरा इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो -1 और +1 का निर्माण हो रहा था। लेकिन ये तीर वाले बंध की एक खासियत होती है, इस तीर के बंध में कितने इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, एक साथ
2 इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं सर। ये तीर का मतलब होता है इस ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दान कर दिए। ध्यान रखना, तीर वाले बंध का मतलब होता है इस ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दान कर दिए। इस ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दान कर दिए, जिससे दाता का ऑक्सीडेशन नंबर, दाता मतलब दान करने वाला, तो ए ने दान करे तो प्लस बनाएगा, बिल्कुल प्लस बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दान करे? 2। तो इसने क्या करा? दाता का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तथा ग्राही मतलब बी, ग्रहण करने वाला, बी ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए? ए के दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो -2 होता है। कोई दिक्कत है क्या सर इस वाली रिएक्शन में या इस वाले पॉइंट में आपको? नहीं है सर। सर इसमें डायग्राम कैसे आएंगे, कैसे पता लगाएंगे, कौन ज्ञात करेगा और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें हमें बता दो। तो भाई चिंता क्यों करते हो, लिखो ना, क्वेश्चन लिख लो फिर इसी बात पे। लिखो भाई, HNO3 की संरचना बनाकर, HNO3 की संरचना बनाकर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। HNO3 की संरचना बनाकर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है सर? इसने खुद ने बोल दिया कि इस पूरी की सबसे पहला टास्क तो आपको उसने दे दिया, HNO3 की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, फिर आपको नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है। सर हमें आपने बताया था ऑक्सीडेशन अंक तो एक फॉर्मूले के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो आप जल्दी जल्दी, आधे बच्चे तो खुश हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। और खुश होके भाई गणित का फॉर्मूला सर, जैसे HNO3 मान लिया हमने, तो हमें नाइट्रोजन पर इसने हमसे पूछा, तो हाइड्रोजन के सम्मान में होती है सर +1 होती है, उसमें हम प्लस लगा देते हैं। फिर नाइट्रोजन की निकालना है तो हम X बना देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, इसको बराबर 0 कर देंगे सर। तो क्या आ जाएगा? 1 + X, 3 × 2 = 6, प्लस माइनस का 6 बराबर 0 आ गया सर। X प्लस माइनस माइनस तो -5 बराबर 0 आ गया सर। X बराबर तो +5 आ गया। तो हमें तो यही पता लग गया कि इस HNO3 में नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन अंक होता है सर। सर फिर हमें संरचना का क्या काम आ गया? तो बेटा तुम्हारे काम से होने या न होने से थोड़ी दुनिया चलेगी। एग्जामिनर जैसा बोलेगा ना भाई, वैसा आपको करना पड़ेगा, मजबूरी में या ज़बरदस्ती में। नंबर चाहिए ना भाई, तो नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा भाई। ठीक, HNO3 +5 निकाला, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है, 100% राइट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन मसला तो यहाँ पर संरचना का है, और इसकी संरचनाएं आप रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में पूरी पढ़ते हो, क्योंकि रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना सर आपका 11th क्लास का, जो केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध वाला चैप्टर है, उसमें पूरी संरचनाओं को पर आधारित चैप्टर है। तो उसमें अपन A to Z पूरी रासायनिक जो भी इनकी स्ट्रक्चर होती है, चाहे से लुईस स्ट्रक्चर हो, चाहे से बंधों वाली स्ट्रक्चर हो, पूरी अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी समझाना आपको ज़रूरी है, तो अभी अपन समझते हैं। ठीक है सर, HNO3 की बताना है भाई। देखो केंद्रीय परमाणु कौन है सर? केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है सर? कितने ऑक्सीजन है? 3 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 ऑक्सीजन इधर आ गया, 1 ऑक्सीजन इधर आ गया, 1 ऑक्सीजन इधर आ गया, और 1 हाइड्रोजन भी है तो 1 हाइड्रोजन चल गया इधर। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा। नाइट्रोजन को कितने ऑक्सीजन ने घेर रखा है? 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन ने, 3 ऑक्सीजन ने घेर लिया और 1 हाइड्रोजन ने घेर लिया नाइट्रोजन को, केंद्रीय परमाणु को। ठीक है सर, ओके भाई। कैसे भी कर सकते हो, इस ऑक्सीजन को इधर लिख दो, इस ऑक्सीजन को इधर लिख दो, बस मर्जी है लिखने की भाई, बाकी स्ट्रक्चर सही बननी चाहिए। ठीक है सर। अब देखो भाई,
आपको पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? बेटा आपको बताऊं क्या पता होना चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। बिल्कुल सर पता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे अमन केमिस्ट्री क्लास में सिखाया था, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो ऑक्सीजन और नाइट, सबसे पहले ऑक्सीजन का निकालना। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आती है सर? 8 नंबर पर आती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आई। तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है सर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका भाई। दूसरे का निकालूं मैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी निकाल लेता हूँ। 7 नंबर पर आती है। 1s2 2s2 2p3। ठीक है सर, नाइट्रोजन का भी निकाल लिया। अब तो हाइड्रोजन तो बचा बेचारा 1 नंबर पे, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s1। ठीक है सर, 3 ही तत्व हैं, तीनों का अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए बाह्यतम, जो भी बंधों का निर्माण होगा, जो भी आप एक दूसरे तत्वों में बंध बनाओगे, वो किस पर निर्भर करता है? इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। मैंने आपको बताया था जब भी जो भी बंध बनते हैं वो किसके अनुसार पे बनते हैं? वो अपने बाह्यतम कोश के अनुसार पे बनते हैं। इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी ऑक्सीजन की? इधर भी दो, इधर भी दो, सबसे बाहर वाली, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इसके बाहर वाली ये रही, तो ये तो बेचारा ही अधूरा है, तो इसके बाहर वाली अंदर वाली क्या करेगी? कुछ भी नहीं है। अब आपको मैंने बताया था एक अष्टक का नियम नामक एक नियम बताया था। क्या बताया था? अष्टक का नियम, कि हर परमाणु अपने बाह्यतम कक्षक में, लिख लेना भाई, हर एक परमाणु या हर एक तत्व अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है आपके पास। अष्टक का नियम बोलता है हर एक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है सर, अब आप देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 और 2 6, जो माथे पे लगते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन पढ़ के आ चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 रहेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, पक्की बात है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में कितने? 3 और 2 5, मतलब 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई, मैं डॉट से आपको क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 इसके पास। और हाइड्रोजन के पास तो बेचारा अधूरा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब आप मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन को, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को अपन निगाहें मानना, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने की ज़रूरत? सर 2 की ज़रूरत। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये इस वाले नाइट्रोजन से ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो 1 बनाता, 2 लेगा तो कितने बनाएगा? 2। सबसे पहले तो इसने बना लिए 2 बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इसके थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे सर? इसके थे। ठीक है सर, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6, और इसने, नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किसके पास काउंट होंगे? इसके नाइट्रोजन के पास भी काउंट होंगे और ऑक्सीजन के पास भी काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। ठीक है सर, क्लियर है। इस ऑक्सीजन के पास चल जाओ, चलो इसके पास बाद में जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन के पास चलें अपन, इस ऑक्सीजन का काम हो गया पूरा। अब इस नाइट्रोजन के पास चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, ये बॉन्ड बनाया तो ये 2 भी इसके ऊपर काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत? 1। तो कितना बॉन्ड बना लेगा ये इससे? कितना बनाएगा सर? ये 1 बॉन्ड इसने किसने बना लिया? इस ऑक्सीजन से इसने बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन गिने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट हो गई। 1 2 3 4, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये भी हो गया खुश। ये नाइट्रोजन खुश और ये ऑक्सीजन खुश भाई। ठीक है, अब चलते इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर। इस ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 2 3 4 5 6 और एक इसने साझा करा था, तो 7 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पूरा 8 होने के लिए? 1।
तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बंध इससे बना लेगा सर। किससे बना लेगा? इससे। अब इस ऑक्सीजन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए सर इलेक्ट्रॉन पूरे। सर हो गए, बिल्कुल सही बात है। इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसके लिए आसानी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा या 8 इलेक्ट्रॉन? सर सिंपल सी बात है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो इसने क्या करा, इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, तो 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखो सर, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं। इसको कितने की ज़रूरत, 2 की ज़रूरत। अब ये नाइट्रोजन तो बड़ा अमीर था सर, इसने 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 1 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए। इसके पास 8 भी पूरे हो गए, इसके पास 8 पूरे हो गए, इसके पास 8 पूरे हो गए, इसके पास 2 पूरे हो गए, बचा बेचारा ये। अब नाइट्रोजन के पास इतने सब कुछ बॉन्ड बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन इससे छुपके से कहता है, अरे ओ भैया नाइट्रोजन, तेरे पास तो अष्टक पूरा हो गया, मेरे पास तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो बेचारा ये तिरछी नज़रों से तीर का आक्रमण करता है। किसका सर? तीर का आक्रमण करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ये तीर के माध्यम से दे देता है। क्या करता है? ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2, तो और इस ऑक्सीजन को आवश्यकता है इन 2 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप पढ़ के आए हो, कौन सा भाई, उपसह संयोजक। उपसह संयोजक प्रकृति का बंध पड़ गया, उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। उसमें एक ही तत्व के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इस नाइट्रोजन के पास जो एक ही तत्व है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसको 2 की जरूरत है। इसने डायरेक्ट 2 के 2 एक साथ किसको ऊपर भेज दिया, ऑक्सीजन को ऊपर भेज दिया। तो तीर बनते ही समझ जाना, इसका मतलब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण कराया है इस ऑक्सीजन पर। इलेक्ट्रॉन गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो 7 और 8। ऐसे आपकी स्ट्रक्चर बनती है भाई। ठीक है सर, इसको आप बार बार वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसके ऊपर पूरा आगे चैप्टर आने वाला है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का गणितीय स्वरूप होगा, 1 नंबर की आपकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है सर, पूरा बेस्ड आपकी इस पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है बंद बनाकर। ठीक है सर, अब इस तरीके से अब नाइट्रोजन पर आप बिना सोल्व करे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो, इस पूरी स्ट्रक्चर पर बिना गणित का फॉर्मूला लगाए हुए नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन अंक कैसे निकालोगे? जितने नाइट्रोजन ने बंध बनाए हुए हैं, जितने नाइट्रोजन ने बंध बनाए हुए हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन अंक है। ट्रिक है भाई, ये क्या है ट्रिक? केंद्रीय परमाणु द्वारा जितने बंध बनाए गए हैं उतना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन अंक होगा। कितने बंध बनाए? 1 2 3, ठीक है सर, और ये 4। बेटा इधर तो 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन इधर कितनों का हुआ? डायरेक्ट 2 का हुआ सर। तो 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5। तो इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन अंक आ गया सर? 5। बिना गणित के आप बता सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर बताना आ गई, नहीं तो आप गणित से निकाल ही लोगे। ये है भाई अपनी स्ट्रक्चर बनाने वाला क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आई होप को आपकी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।